ना, तनाव से लोग मोटे हो जाते। देखिए सूत्र, अब या तो आप सूत्र को गलत बताइए, तो सूत्र तो सही है ना, ये सूत्र सही है ना? बोलिए पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या आपको रिपीट करें हम? तो चलिए खैर, ये सूत्र हमने आपको बता दिया। अब आपको तनाव-वनाव लेना हो तो लीजिए, अगर आप तनाव लेते हैं तो मोटापा आपको आ जाएगा। इसलिए हमने इस सूत्र को मिटा दिया ताकि आपको तनाव ना लेना पड़े। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो विषय हमारा क्या है कि उपरोक्त सभी कदमों का परिणाम क्या हुआ? उपरोक्त सभी कदमों का परिणाम यह हुआ कि एचडी सॉरी कमेटी गठित गई। एचडी सॉरी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी और उस रिपोर्ट में यह कहा कि हमें सूचना के अधिकार की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सॉरी कमेटी ने सूचना के अधिकार के बारे में व्यवस्था करने का सुझाव दिया। कहा कि सूचना का अधिकार नागरिकों को मिलना चाहिए। यह रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। अब तो रिपोर्ट भी आ गई। अब रिजल्ट इसका ये आया, परिणाम परिणाम ये हुआ कि संसद में एक विधेयक लाया गया जिसको कहा गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2002 में। 2002 में कानून बनाया गया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। ये ये पहला कानून बना और इस बिल को पारित भी कर दिया गया। जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। जनवरी 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई। लेकिन कभी व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर सका। ये कानून कभी व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर सका। व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर सका, ये स्थिति रही। लेकिन अब कुल मिलाकर के ये बात तो तय हो गई कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए लोगों को। इस बीच में जब ये सारी बातें इतनी चर्चा में हो गई, आपने देखा कि विशेषकर एचडी सॉरी कमेटी के आने के बाद ये चर्चा होने लगी पूरे देश में कि राइट टू इंफॉर्मेशन लाया जाए। पार्लियामेंट हाउस ने बिल पारित तो किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून पारित नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान 1997 से लेकर के और 2005 तक के 1997 जब एचडी सॉरी की कमेटी आई और 2005 आगे चल करके जब सूचना का अधिकार भारतीय संसद पारित करेगी, इस दौरान बीच में अनेक प्रांतों ने सूचना का अधिकार पारित कर दिया, कानून प्रांतीय स्तर पर। तो प्रांतीय स्तर पर अनेक प्रांतों ने सूचना का अधिकार प्रदान कर दिया। अधिकार कानून
पारित कर दिया। अब ये कौन-कौन से प्रांत थे? जैसे सबसे पहले देश का सबसे पहला प्रांत जो राइट टू इंफॉर्मेशन पारित करता है, वो है 1997 में। 2 प्रांत थे ये, तमिलनाडु और गोवा। नाडु एवं गोवा, इन्होंने। तो अगर कोई आपसे पूछे कि देश में कौन सा प्रांत है जिसने पहली बार सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया, बताइए कौन सा प्रांत है? यह था तमिलनाडु और गोवा। इसके आगे चल करके फिर 2000 में, वर्ष 2000 में कर्नाटक ने इस कानून को पारित कर दिया। कर्नाटक। इसके और आगे चलें तो दिल्ली 2001 में दिल्ली ने पारित कर दिया। दिल्ली, दिल्ली को मैंने दिल्ली लिख दिया। इसने पारित कर दिया। इसके बाद 2002 में तो कई प्रांतों ने पारित कर दिया, जैसे कि असम, असम, मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, ये राजस्थान, इन सब ने पारित कर दिया। और आगे चल करके 2004 में, 2004 में जम्मू और कश्मीर ने भी पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर ने। अब देखिए आप, ये सब जो सक्रिय और बड़े प्रांत हैं, उन्होंने पारित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार के ऊपर दबाव आएगा कि नहीं आएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून पारित हो, है ना? आएगा ना? तो अब इसका परिणाम यह हुआ कि केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया। 2005 में सूचना, संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय स्तर पर यह कानून बन गया। तो अब हमें यह देखना है कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया, ये क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम। अब आपने देखा कि सारे डेवलपमेंट यहां से लेकर के और यहां तक मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले शासकीय गोपनीयता का अधिनियम, फिर उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण का केस, फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट क्या, द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट क्या थी, फिर बीपी सिंह का वादा, फिर राजस्थान आंदोलन, राजस्थान में जो आंदोलन हुआ था ना भारतीय किसान यूनियन का, इसके बाद एचडी सॉरी समिति की रिकमेंडेशन 97 में, फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया गया जो लागू नहीं हो पाया। और इसी बीच में मैंने आपको बताया कि कई प्रांतों ने सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित किया और अंततः भारतीय संसद ने, यहां तक हमने सारी बातों को कर लिया। तो अब आइए मैं चर्चा थोड़ा सा व्यापक तौर पर इस कानून के बारे में बता देता हूं कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, कौन-कौन से अधिकार आपको प्रदान करता है और किस तरीके से इस अधिकार में कौन-कौन सी सीमाएं लगाई गई हैं, वो सब। ठीक है ना? तो इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कानून जब लाया गया तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य
इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक देना। कॉमन पीपल सरकार से प्रश्न पूछ सके, इसका पहला लक्ष्य सामान्य नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार। सामान्य नागरिकों को सर प्रश्न पूछने का अधिकार देना, ये इसका पहला था। ये इस मोटिव के आधार पर ये लाया गया। यही इसका लक्ष्य हुआ करता था। इसके बाद लोगों के अंदर शासन के प्रति जागरूकता का विस्तार करना, है ना? और चूंकि 2003 के बाद से हम सुशासन को स्थापित करना चाहते थे, सुशासन की एक मान्यता थी भागीदारी, जन भागीदारी। तो जन भागीदारी को बढ़ावा देना, तो लोगों को दूसरा उद्देश्य इसका था कि लोगों को या नागरिकों को शासन की गतिविधियों के प्रति जागरूक करना, के प्रति जागरूक करना। इसका तीसरा उद्देश्य माना जा सकता है सुशासन की स्थापना में भागीदारी को बढ़ावा देना। राइट टू इंफॉर्मेशन से भागीदारी बढ़ेगी ना, तो आप कह सकते हैं कि सुशासन की स्थापना में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना। भागीदारी को बढ़ाना। ये कुछ लक्ष्य लेकर के और राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को पारित कर दिया गया। इससे कई चीजें तय होंगी। सरकार में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकेगा, भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकेगा। ये सब और भी आप तो और भी लक्ष्य आप लिख सकते हैं, जैसे कि पारदर्शिता का कहिए तो लिख दूं, और दो तीन पॉइंट और हम बना सकते हैं उद्देश्यों में। 3 हो गए ना। चौथा, शासन में पारदर्शिता लाना इसका लक्ष्य था। शासन में पारदर्शिता लाना। पांचवा, आप ये भी कह सकते हैं कि ये जवाबदेहिता तय करना। नागरिकों का जब नियंत्रण आ जाएगा ना, तो शासन की जवाबदेहिता अपने आप बढ़ने लगेगी। तो शासन की जवाबदेहिता की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, यह भी बहुत जरूरी था। एक आप कह सकते हैं कि नागरिकों को सशक्त बनाना। जब जानकार नागरिक होगा ना, तो सशक्त समाज का निर्माण होगा। तो नागरिकों को सशक्त बनाकर एक सशक्त समाज की स्थापना करना। स्थापना करना। इसका एक बाय प्रोडक्ट निकल करके आएगा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना,
भ्रष्टाचार को रोकना। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये कानून पारित किया गया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि किससे सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं और किससे सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सरकार के किन अंगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और किन से सूचना, क्योंकि आप देखो, अगर आप सरकार के सभी अंगों से सूचनाएं प्राप्त कर लेंगे तो अब तो अराजकता फैल जाएगी। ये बात उचित नहीं है ना। जैसे बहुत सारे आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, वो अगर उनसे सूचना प्राप्त है, तब तो फिर क्राइम और इन सबको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी अगर आपको मिल जाए तो उचित नहीं है। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किन कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और किन से नहीं। क्लियर? इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम का क्षेत्राधिकार क्या है। सूचना अधिकार अधिनियम का क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार में कहां-कहां से आप सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे और कहां से नहीं। तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो अधिनियम का क्षेत्राधिकार और एक अधिनियम के क्षेत्राधिकार में सीमाएं। क्लियर? एक तो अधिनियम का क्षेत्राधिकार और दूसरा अधिनियम के क्षेत्राधिकार में सीमाएं के क्षेत्राधिकार में सीमाएं। ये जो क्षेत्राधिकार है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का एक धारा है 2H, आरटीआई एक्ट की धारा 2H ये कहती है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, चाहे वो केंद्रीय हो, प्रांतीय हो, वो स्थानीय संस्था हो, मतलब वो प्रत्येक पब्लिक अथॉरिटी जिसकी स्थापना या तो संविधान के माध्यम से की गई है या किसी कानून के माध्यम से की गई है, या वो उस संस्था के साथ एसोसिएट है, इन सभी बातों को यह कहा जा सकता है कि लोक प्राधिकारी से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब ये साहब लोक प्राधिकारी यहां पर क्या है? ऐसा प्राधिकारी जैसे केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर संविधान द्वारा या किसी विधि के द्वारा निर्मित किया गया हो, या वो किसी भी रूप में संविधान और विधि के दायित्वों का निर्वहन करता हो। तो यहां पर लोक प्राधिकारी ऐसा अधिकारी या संस्था है, ऐसा अधिकारी या संस्था है
जिसका गठन या नियुक्ति संविधान या किसी विधि के माध्यम से की गई है। माध्यम से की गई है, उसको क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा लोक प्राधिकारी। सो आप जैसे आप लोग बनेंगे ना तो लोक प्राधिकारी कहलाएंगे, क्योंकि आपका नियुक्ति संविधान के आधार पर की जाएगी। तो ये बात धारा 2H में कही गई। हालांकि 2H में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कि ये अधिकारी आएगा, इस तरीके का अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल करके इस लोक प्राधिकारी की परिभाषा को थोड़ा व्यापक बनाया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोक प्राधिकारी की परिभाषा को व्यापक बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारी की परिभाषा को व्यापक बनाया गया कई मामलों में। जैसे आप उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं आपको कि 2015 में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लोक प्राधिकारी है और वहां से आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। तो 2015 में आरबीआई को एक लोक प्राधिकारी मान लिया गया। आगे चल करके 2017 में लोक आयुक्त को लोक प्राधिकारी मान लिया गया। लोकायुक्त, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार लोकायुक्त। फिर और आगे चलिए आप तो सितंबर 2019 को 2019 को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो या तो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं या वो विदेशों से अनुदान प्राप्त करते हैं एफसीआरए कानून के माध्यम से, उनको लोक प्राधिकारी मान लिया गया। एनजीओज, कौन कौन से एनजीओज? जो या तो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं किसी भी तौर पर, और या फिर वो एफसीआरए कानून 2010 के तहत विदेशों से अनुदान प्राप्त करते हैं। वो वो एनजीओज लोक प्राधिकारी कहलाएंगे और उनसे आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्लियर बच्चों? इसके बाद मजेदार बात और आई एक, 2019 में ही, नवंबर 2019 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय और अन्य हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में है, वहां से आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो 2019 में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय, इन सबके कार्यालय
के कार्यालय ये राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में है। तो अब आपने बात समझ ली कि अधिनियम का क्षेत्राधिकार क्या है। अधिनियम, एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूं, दोबारा समझ गए ना। एक बार मैं दोबारा ब्रीफ कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अधिनियम का क्षेत्राधिकार बताया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की धारा 2H में। धारा 2H क्या कहती है? किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो लोक प्राधिकारी क्या है? ऐसा प्राधिकारी जो किस या संस्था जिसका गठन या नियुक्ति संविधान के द्वारा या किसी विधि के द्वारा की गई है, उसे लोक प्राधिकारी कहा जाता है। चाहे वो संविधान से बनाया गया हो, प्रांतीय कानून से बनाया गया हो या पंचायत हो, वो सब लोक प्राधिकारी है। और आगे चल करके इस लोक प्राधिकारी की परिभाषा को और ज्यादा व्यापक बनाया गया हमारे पवित्र भाई साहब सुप्रीम कोर्ट साहब के द्वारा। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकायुक्त, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों? यहां तक जो बात है ना, क्लियर हो गई ना। अब बात आती है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसमें लिमिटेशंस क्या है। क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां से सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं? बिल्कुल है। कौन कौन सी सीमाएं हैं? तो आइए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की सीमाएं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम की सीमाएं, इन सीमाओं के बारे में आरटीआई एक्ट की दो धाराएं हैं जो कहती हैं कि कुछ लिमिटेशन है। दो धाराएं, एक तो है धारा 81J, आरटीआई एक्ट की धारा 81J, 81J ये कहती है कि हम किसी भी अधिकारी से कोई व्यक्तिगत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। उसका जो अपना इंडिविजुअल है, पर्सनल है, निजता है, उसके बारे में जानकारी नहीं कर सकते। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आप ये नहीं किसी से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आ, आपका जीवन कैसे चल रहा है, आरटीआई डाल करके कि कितने बच्चे हैं आपके, ऐसा पूछने का अधिकार को नहीं आता। क्लियर? क्योंकि उसका अपना एक पर्सनल है। ऐसी वो हर जानकारी व्यक्तिगत मानी जाएगी जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता हो। मतलब व्यक्तिगत जानकारी किसे कहेंगे? व्हाट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन
व्यक्तिगत जानकारी का अर्थ क्या है? ऐसी जानकारी ऐसी जानकारी जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता हो। अतिक्रमण होता हो, उसको कहा जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एक तो धारा 81J ने कह दिया कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। दूसरा एक और है सेक्शन 24 या धारा 24। धारा 24 ये कहती है कि आप किसी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी से सूचना प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अर्थात किसी ऐसी संस्था से सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा जिसका संबंध सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस से है। या इंटेलिजेंस से है। सिक्योरिटी मतलब फॉर एग्जांपल कि सेना, इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल जैसे आईबी, रॉ, ईडी आदि एक्सेट्रा। बहुत सारे एजेंसियां हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में। आप लोग उन एजेंसियों के बारे में पढ़ते होंगे। तो उनसे आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। एक बात मजेदार बताऊं आपको, सेक्शन 24 के तहत आप ऐसे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वो इंटेलिजेंस एजेंसियों में जुड़ा हो, यदि उस अधिकारी ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है या वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। नोट कर लीजिए इस बात को। एक एक्सेप्शन है यहां पर, अपवाद, एक्सेप्शन। इसमें आप कह सकते हैं कि सेक्शन 24 का संरक्षण उस अधिकारी को नहीं मिलेगा जिसने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है या जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। ठीक है ना? सेक्शन 24 का संरक्षण ऐसे अधिकारी को प्राप्त नहीं होगा जिसने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है का उल्लंघन किया है या वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह है स्थिति साहब। क्लियर? तो ये अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई बात। उससे आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्लियर? अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठीक है, हमें धारा 2H, ये तो लिमिटेशंस हो गए,
लेकिन धारा 2H के तहत आपको जो सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, उस पर भी कुछ शर्तें हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो चाहे मन करें और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, कैसा है, कैसा चल रहा है, कौन से कानून से तहत चल रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं। तो एक बात और ध्यान रखना है कि कुछ शर्तें हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, जिन शर्तों का पालन करते ही आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो वो शर्तें क्या हैं? सूचना के अधिकार अधिनियम की शर्तें क्या हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सूचना के अधिकार की शर्तें। देखो भाई साहब, एक बात तो एक स्पष्ट है, सूचना केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हो सकती है। कोई विदेशी नागरिक आरटीआई डाल करके हमारे कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकता। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार, पहली शर्त क्या है? सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिक को है। प्राप्त करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है। एक बात। दूसरी बात, आप केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, तथ्यात्मक सूचना। मतलब ये नहीं, कोई भी कार्यालय या अधिकारी के विचार जानने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है ना? केवल तथ्यात्मक सूचना, मतलब कितना पैसा खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ, जो भी फैक्ट है वो केवल तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, विचार जानने का अधिकार नहीं है। का अधिकार नहीं है। एक बात। अब तीसरी एक शर्त यह है कि आप जानकारी केवल उसी संस्था से प्राप्त कर सकते हैं जिस संस्था से आप जानकारी लेना चाहते हैं। मतलब किसी एक संस्था की जानकारी किसी दूसरे संस्था से प्राप्त नहीं कर सकते आप। आवेदन एकदम सटीक सरकारी संस्था के नाम पर होना चाहिए। ऐसा आप कह सकते हैं कि सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन एकदम सटीक सरकारी संस्था के नाम होना चाहिए। एकदम को मैंने एम्फासिस किया है। सटीक सरकारी संस्था के नाम होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है? तो ये कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों का आपको पालन करना है। तो ये आपने बेसिक जानकारी सूचना के अधिकार के बारे में जान लिया। अब बात करना है कि अगर आपने कोई सूचना प्राप्त करी और उसमें आप कुछ समस्या उत्पन्न होती है, तो क्या समाधान का तंत्र है? सूचना के अधिकार में आई शिकायतों के समायोजन के लिए क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। लेकिन आज आपका समय समाप्त हो चुका है। कल मैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा और फिर हम सोशल ऑडिट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो दो टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं जिसके बारे में मुझे विचार करना है। एक तो आपका
ये करना है और इसके बाद सोशल ऑडिट, भारतीय लोकतंत्र में नागरिक सेवकों की भूमिका और प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है ना? बस इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आज आज यहीं तक हम रहते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए, सुना। सालू जी का कल एग्जाम है। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। विशेष बहुत-बहुत आशीर्वाद। आप बढ़िया से एग्जाम लिख कर के आएं और जिस एग्जाम को आप लिख रही हैं उसमें आप सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यूपी टैट का एग्जाम है। ये यूपी टैट क्या होता है? यूपी टैट है कुछ, उनका एग्जाम है इनका, देवी जी का। हमको तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके ओके। तो आप मास्टर बनना चाहते हैं, टीचर? टीचर बनना चाहते हैं सालू जी? अरे वाह! फिर तो हम आपके यहाँ पढ़ने आया करेंगे फिर। आप एक टीचर बनेंगी ना तो हम आपके यहाँ पढ़ने आया करेंगे। अरे इतनी बड़ी हैं आप, बीएड कर चुकी हैं? अरे! तो आप तो बड़ी काफ़ी दादी बन गई हैं। बहुत सही। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।